आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टिफिंग एजेंट कि स्टिफिंग एजेंट क्या होते हैं और किस तरीके से होते हैं, ये फैब्रिक पर अप्लाई किस तरह से किए जाते हैं। तो स्टिफिंग एजेंट वे पदार्थ होते हैं जिनके द्वारा धुले हुए वस्त्रों में कड़ापन लाया जाता है तथा कड़ापन लाने के साथ साथ वस्त्रों में चमक व वस्त्रों का वजन बढ़ाया जाता है, जिससे वस्त्र सुंदर व आकर्षक लगते हैं। इनका उपयोग ज़्यादातर सफ़ेद सूती वस्त्रों पर किया जाता है, क्योंकि देखिए जो स्टिफिंग एजेंट्स होते हैं इनका यूज़ किस लिए होता है कि जो हमारा फैब्रिक है उसमें एक तो जो कड़ापन है उसको लाया जाता है। और कड़ापन ज़्यादातर हम वाइट कॉटन फैब्रिक्स में लाते हैं, यानी जो हमारे वाइट कॉटन के गारमेंट्स बने होते हैं, शर्ट होती है, कुर्ता होता है, तो उनमें क्या होता है धोने के बाद क्या होता है ढीले पड़ जाते हैं। तो उनमें वापस से चमक लाने के लिए और वापस से एक कड़ापन लाने के लिए उसमें कुछ स्टिफिंग एजेंट्स का यूज़ किया जाता है, और जिससे क्या होता है कि वस्त्रों में एक नई चमक और नई ताजगी आती है। तो ये ज़्यादातर सफ़ेद सूती वस्त्रों पर किए जाते हैं। तो जिसमें है हमारा स्टिफिंग एजेंट स्टार्च। स्टार्च का उपयोग धुले हुए कपड़े पर कलफ लगाकर उन पर कड़ापन लाने के लिए किया जाता है। यह विशेष रूप से सूती वस्त्रों के लिए किया जाता है। सूती वस्त्र धोने पर मुलायम हो जाते हैं और ऐसे वस्त्रों में कलफ लगाकर कड़ापन लाने से वस्त्र में ताजगी व सुंदरता आती है। क्योंकि देखिए अगर हमारे जो भी हमारे सूती कपड़े होते हैं, क्या होता है ना, धोने के बाद वो क्या होता है ढीले पड़ जाते हैं, यानी सॉफ्ट हो जाते हैं। तो उन कपड़ों में पुनः से कड़ापन लाने के लिए और चमक लाने के लिए, ताजगी लाने के लिए उनमें स्टार्च का यूज़ किया जाता है, यानी इनमें स्टार्च डाला जाता है। और स्टार्च का यूज़ हम जब हमारा गारमेंट धुल जाता है अच्छे से, तो धुलने के बाद जब वो सूख जाता है तो सूखने के बाद उसमें हम स्टार्च का यूज़ करते हैं, ताकि उसमें जो हमारा स्टार्च है सूखे हुए फैब्रिक में अच्छे से ऑब्ज़र्व हो सके और उसको और ज़्यादा कड़ा किया जा सके। और स्टार्च का यूज़ कभी कभी क्या होता है कि जो फैब्रिक है, फैब्रिक में वज़न बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है, ताकि जो हमारा फैब्रिक हल्का होता है उसमें और ज़्यादा वज़न लाने के लिए क्या किया जाता है, उसमें हम स्टार्च का यूज़ किया जाता है। क्योंकि स्टार्च जब हम अप्लाई करते हैं फैब्रिक पर, तो वो जब उसको हम जिस भी प्रोसेस के द्वारा या जौन सा भी हम स्टार्च यूज़ करते हैं, जब वो सूख जाता है तो सूखने के बाद क्या होता है, जो स्टार्च के कण होते हैं वो जो फैब्रिक की वीविंग होती है उनमें अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, यानी उनमें अच्छे से चिपक जाते हैं, जिससे जो हमारे फैब्रिक की जो सतह होती है एक तो वो मुलायम हो जाती है, एक समान हो जाती है, और साथ में ही फैब्रिक का जो वज़न है वो बढ़ जाता है। तो उसमें क्या होता है कि सूखने के बाद जो स्टार्च होता है हमारा एक कड़ापन का इफ़ेक्ट डालता है, जिससे जो फैब्रिक है या जो भी हमारा गारमेंट है, शर्ट है, वो और ज़्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव लगती है। कलप देने के लिए स्टार्च अथवा मांड का प्रयोग किया जाता है। वनस्पति स्रोतों से जो हमारा स्टार्च यूज़ किया जाता है, जिसमें हमारा चावल के द्वारा हम स्टार्च बनाते हैं, गेहूँ है, मकई है, आलू, शकरकंद, अरारोट व साबूदाना से क्या होता है, इन सारे जो हमारे जो सोर्सेज हैं स्टार्च के, ये हमें वनस्पति स्रोतों से प्राप्त होते हैं, जिनसे इन सभी से हम स्टार्च को प्राप्त करते हैं। फिर आता है हमारा कंपोजिशन ऑफ स्टार्च। देखिए स्टार्च किन किन चीज़ों से बना है, यानी कि यह एक कार्बन पदार्थ है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के कण होते हैं। जो कलफ होता है वो हमारा वनस्पति होता है, क्योंकि यह पेड़ पौधों की जड़ से या उनके बीज से या उनके बीज वाले भागों में अधिक पाया जाता है। यह कार्बोहाइड्रेट का रूप होता है जो कि रंग में सफ़ेद होता है तथा इसके चारों ओर सेलुलोज का आवरण होता है। क्योंकि देखिए अगर हम किसी चावल से अगर हम स्टार्च का उपयोग करते हैं, तो चावल को जब हम पकाते हैं और पकाने के बाद जब उसका हम जो पानी निकल के आता है जिसे हम वांड कहते हैं, तो क्या होता है एक तरह का हमारा स्टार्च होता है। जब उसको हम फैब्रिक को जब उसमें हम डिप करते हैं, तो जब वो फैब्रिक हमारा सूख जाता है तो अपने आप ही उसमें एक तरह का कड़ापन यानी एक टाइटनेस सी आने लगती है फैब्रिक में। तो इसी तरह हमारा आलू का है या अरारोट का है, ये क्या है, हमारे सारे स्टार्च होता है।
तो इनके द्वारा जो हमारा सबसे जो मेन होता है, इसमें सबसे ज़्यादा होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट के जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है, इसके द्वारा क्या होता है कि जो हमारा स्टार्च है वो प्रॉपर स्टार्च बन के आता है, जिसके द्वारा हम फैब्रिक में अलग अलग स्टार्च लगाते हैं। देखिए, जब हम स्टार्च को लगाते हैं तो मान लीजिए अगर हमने किसी वाइट फैब्रिक पर स्टार्च लगाना है और साथ में अगर उस वाइट फैब्रिक में कहीं कोई पीलापन है, तो जो हमारा ब्लू होता है उसमें हमें ब्लू भी लगाना है और उसमें हमें स्टार्च भी लगाना है। तो दोनों जो हमारे मेथड है उसको हम क्या करते हैं, हम उस ब्लू को हम स्टार्च में ही घोल लेते हैं, ताकि जब हम स्टार्च लगाते हैं फैब्रिक पर तो साथ में उसमें स्टार्च भी लगे और साथ में ही क्या है हमारा ब्लू भी लगे, क्योंकि जो ब्लू होता है वो हमारा पानी में क्या होता है घुलनशील होता है। तो इसी तरह जब उसको हम स्टार्च में डालते हैं, अच्छे से उसको मिक्स करते हैं, उसके बाद हम उसको बहुत अच्छे से उस स्टार्च में डिप करते हैं, जिसके द्वारा जो है वो सारा कलर हमारे फैब्रिक में आता है और जो सूखने के बाद क्या होता है उसमें एक अच्छा कड़ापन आने लगता है। इसी तरह हमारे टाइप्स ऑफ स्टार्च, यानी जो स्टार्च है, स्टार्च के कितने प्रकार का जो है स्टार्च होता है, तो जिसमें है हमारा राइस स्टार्च यानी चावल का स्टार्च। चावल का स्टार्च सबसे अच्छा स्टार्च है, क्योंकि इसके कण सबसे अधिक सूक्ष्म व पानी में आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। इससे वस्त्र को कड़ापन मिलता है और चावल के स्टार्च को गर्म व ठंडे पानी दोनों में प्रयोग किया जा सकता है। क्योंकि देखिए, जब हमारा चावल का स्टार्च होता है, यानी जब हमारे चावल अच्छे से पक जाते हैं तो उसमें जो उसका पानी होता है चावल का, वो बहुत अच्छे से मिला हुआ आता है, अच्छे से पका हुआ आता है। तो जो हमारे चावल के जो स्टार्च के कण होते हैं वो भी बहुत बारीक होते हैं और बहुत अच्छे से घुले हुए होते हैं, जो कि फैब्रिक में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जिससे जो हमारा फैब्रिक है उसमें एक अच्छा कड़ापन आता है। तो जो हमारा जो राइस स्टार्च होता है ये क्योंकि ये नॉर्मली हम घर में आसानी से इस स्टार्च को यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है हमारा व्हीट फ्लोर। देखिए, गेहूं के स्टार्च के दाने कुछ बड़े होते हैं तथा कुछ छोटे होते हैं। तो गेहूं का स्टार्च क्या होता है, वस्त्रों को अच्छी तरह से कड़ा करता है, साथ ही कपड़ों की नम्यता को सुरक्षित रखता है और घर पर बनाने के लिए मैदा का पेस्ट बनाकर हम पानी में पका सकते हैं। यानी कि जो हमारा व्हीट फ्लोर होता है उसको हम कैसे यूज़ करते हैं, क्योंकि देखिए व्हीट फ्लोर को हम कैसे यूज़ करेंगे कि उसको हम पानी में पकाते हैं। पानी में पकाने के बाद क्या होता है, वो अच्छे से पकने के बाद क्या होता है, एक गाढ़ा सा पेस्ट बनने लगता है, यानी एक बहुत गाढ़ा पेस्ट बन जाता है, जिसको हम जिस भी फैब्रिक में हमें स्टार्च लगाना है उसे हम अच्छे से लगा सकते हैं। क्योंकि देखिए, कभी कभी क्या होता है कि जो स्टार्च होता है ये गाढ़ा हो जाता है, तो इसमें जब ये गाढ़ा हो जाए तो इसमें हम और पानी मिला करके इसका जो यूज़ है वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। फिर आता है हमारा अरारोट पाउडर स्टार्च। अरारोट एक विशेष प्रकार के पौधे की जड़ होती है जो कि एक वाइट कलर की होती है, जिसे सुखाकर पाउडर बनाया जाता है, ताकि जब हम इसको स्टार्च में यूज़ करें तो ये किसी भी तरह की दिक्कत ना करे और पानी में आसानी से घुल जाए। यह टुकड़ों के रूप में भी मिलता है। जिस प्रकार मैदा से कलफ बनाया जाता है उसी विधि से अरारोट पाउडर का भी कलफ बनता है। यानी कि जब हम जो हमारा आटे का जो वो होता है, हमारा स्टार्च होता है या मैदे का स्टार्च होता है, तो उसी तरह हमारा अरारोट पाउडर का भी स्टार्च बना होता है। इसको सिर्फ जो हमारा इसका मेथड है कि इतना सिंपल है कि इसको हम सिर्फ पानी में पकाते हैं। जब ये पानी में अच्छे से पक जाता है तो इसको क्या करते हैं, इसमें हम एक किसी भी फैब्रिक को डिप करते हैं, जिस भी गारमेंट में हमें स्टार्च देना है या जिस भी शर्ट में देना है, किसी भी कुर्ते में देना है, तो उसमें स्टार्च लगाते हैं। और अगर जो जैसे हमारा व्हीट फ्लोर है या अरारोट है, अगर ये ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है तो इसमें क्या होता है, इसमें हम पानी को मिला सकते हैं, ताकि ये अच्छे से लिक्विड फॉर्म में हो जाए और फैब्रिक पे ज़्यादा चिपके नहीं। क्योंकि जब किसी भी फैब्रिक पे चिपकेगा तो क्या होगा, वो जो फैब्रिक है वहाँ पे ज़्यादा टाइट हो जाएगा। तो कहीं ज़्यादा टाइट है, कहीं कम है, तो इसलिए हमें जो इसकी जो मेथड होता है या जो भी इसका लिक्विड होता है उसको हम एक समान बनाते हैं। तो जो मैदे की तुलना में अरारोट थोड़ा महंगा होता है, मैदा काफ़ी सस्ता होता है।
फिर आता है हमारा कॉर्नफ्लोर स्टार्च। मक्का के स्टार्च के दाने मध्यम आकार के होते हैं, यानी ना तो वो बड़े होते हैं ना ही ज़्यादा छोटे होते हैं। तो इससे एक अच्छा घोल तैयार होता है जो वस्त्र में एक कड़ापन लाने के साथ साथ एक खुरदरापन भी लाता है, क्योंकि जो हमारे मक्का के दाने होते हैं ये इतना अच्छे से फैब्रिक में एब्जॉर्ब नहीं हो पाते। अगर हो भी पाते हैं तो इसमें क्या होता है, एक छोटे छोटे कण होते हैं जो हमारे फैब्रिक की जो सरफेस होते हैं उस पर चिपकने लगते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब इसका स्टार्च फैब्रिक पर सूख जाता है और जब इसको हम पहनते हैं तो कहीं ना कहीं वे कण चुभते हैं या फिर एक खुरदरापन का इफेक्ट डालते हैं। तो जो हमारा कॉर्नफ्लोर का स्टार्च है वो कम यूज़ किया जाता है और स्टार्च के अकॉर्डिंग। फिर आता है हमारा पोटैटो स्टार्च। आलू को छीलकर उसे पीस लें या पिसे हुए आलू को दबाकर उनका सफ़ेद स्टार्च युक्त रस निकाल लें, क्योंकि आप देखते हो तो अगर आप आलू को काटते हो तो उसमें क्या होता है, उसमें बीच में एक वाइट सा लिक्विड सा पानी सा निकलता है। तो क्या होता है, ये आपका एक तरह का स्टार्च होता है जो कि हम जिसके द्वारा हम फैब्रिक में स्टार्च डालते हैं। तो इसको या तो हम छील सकते हैं, छील करके कस सकते हैं या इसको हम पीस सकते हैं। इस रस को छानकर पानी मिलाकर पकाएं, यानी कि जो जिस भी मेथड से हम इसका पानी निकालते हैं इस पानी को फिर हम दूसरे पानी में यानी अलग से पानी लेकर के इसको पकाते हैं। और पकने पे क्या होता है कि जो आलू का गाढ़ा घोल होता है वो गाढ़ा होने लगता है, यानी जब उसे पकाते हैं हम तो पकते पकते वो थोड़ा गाढ़ा होने लगता है। और जब वो गाढ़ा हो जाए तो वो क्या होता है कि हमारा स्टार्च रेडी होने लगता है। लेकिन क्या होता है कि इसमें हमारा थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसलिए इस मेथड को कम यूज़ करते हैं, क्योंकि जो हमारे अरारोट पाउडर है या व्हीट फ्लोर है उनमें क्या होता है कि उनको हम थोड़ा सा पकाते हैं और आसानी से स्टार्च देते हैं। लेकिन पोटैटो स्टार्च में हमें थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि उसको हमें पकाना पड़ता है, और जब वो गाढ़ा हो जाता है तो तब उसमें हम स्टार्च का यूज़ कर सकते हैं आराम से। फिर आता है हमारा गम अरेबिक। देखिए, गोंद का कलफ गहरे रंग की सूती या रेशमी या जरी साड़ियों में दिया जाता है। मांड या स्टार्च का कलफ देने से ऐसी साड़ियों पर सफ़ेद धब्बे पड़ जाते हैं, क्योंकि जो हमारा स्टार्च होता है गम अरेबिक के अलावा या जितने भी इससे पहले जो स्टार्च थे वो क्या होते हैं, वो एक वाइट फॉर्म में होते हैं, कोई पाउडर फॉर्म में होता है, कोई लिक्विड फॉर्म में होता है। तो क्या होता है कि ये हमारे कुछ फैब्रिक्स पर क्या होता है, एक सफ़ेदी लाते हैं ना। तो जितने भी हमारे इससे पहले के जो स्टार्च थे वो सिर्फ सफ़ेद वस्त्रों पर दिए जाते थे, लेकिन जो हमारा गम अरेबिक है वो हम साड़ियों पे, जैसे कि हमारी सिल्क की साड़ी है या जो हमारा जिस पे जरी का काम हुआ है तो उन पर हम गम अरेबिक यूज़ करते हैं। क्योंकि देखिए, एक तो जो हमारे वस्त्र में एक कड़ापन आता है, दूसरी चीज़ ये है कि जो सिल्क के गारमेंट होते हैं, जो सिल्क होती है वो वज़न में बहुत कम होती है। तो कई बार रेशमी वस्त्रों का वज़न बढ़ाने के लिए उनमें गम अरेबिक का यूज़ किया जाता है, ताकि वो वज़न में बढ़ सके और जो देखने वाला व्यक्ति है वो उसको अच्छा लगे। तो जो गम है, ये गम अरेबिक है, ये हमारे सूती रेशमी या जरी युक्त साड़ियों में दिया जाता है। मांड या स्टार्च का कलफ देने में ऐसी साड़ियों पर सफ़ेद धब्बे पड़ जाते हैं, इसलिए हम उन पर वाइट कलर का स्टार्च नहीं देते। इसलिए इनमें कलफ देने के लिए गोंद का ही प्रयोग किया जाता है, ताकि इनमें वज़न बढ़ाने के साथ साथ इन्हीं जो हमारा फैब्रिक है इन्हीं के अनुसार इनमें हम स्टार्च का यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है हमारा ग्लेटिन स्टार्च। तो जो एक गोंद का कलफ होता है, गोंद के कलफ के देने के बाद ही अगर साड़ी की जरी बॉर्डर है या उसको चमकदार और कुछ और कठोर बनाना है, यानी कि जब हम गम का स्टार्च लगाते हैं तो क्या होता है कि उसमें उसका वज़न बढ़ाया जाता है। लेकिन अगर हमें क्या होता है कि अगर हमें कोई हमारी जरी वाली साड़ी है या बॉर्डर वाली साड़ी है, उसमें अगर हमें और वज़न बढ़ाना है, यानी कि उसके बॉर्डर में और वज़न बढ़ाना है, तो उसको और ज़्यादा अच्छा बनाना है, तो उसमें क्या करते हैं, तो उसमें हम फिर जिलेटिन का कल्फ लगाते हैं, जिससे जो हमारी साड़ी है या जो भी हमारा गारमेंट है वो और अच्छा लगता है। फिर आता है हमारा रेडीमेड स्टार्च, यानी जो हमारा बाज़ार में बना बनाया स्टार्च मिलता है। बाज़ार में तैयार कलफ का पाउडर मिलता है। इसमें प्रकार के स्टार्च मिश्रित होते हैं, यानी इसमें कई प्रकार के जो स्टार्च है वो मिश्रित किए जाते हैं
और इस कलफ को उसके डिब्बे पर लिखे निर्देश के अनुसार, यानी जो उसकी गाइडलाइंस होती हैं स्टार्च की, उसी के अनुसार, यानी जो उसमें मेथड यूज़ किया जाता है कि किस मेथड से या कितनी क्वांटिटी में इस स्टार्च को इतने फैब्रिक में डालना है या इतने फैब्रिक के लिए यूज़ किया जाता है, उसी के अनुसार उसको हम क्या करते हैं, उसको घोलते हैं, उसको पकाते हैं और पकाने के बाद उसको हम फैब्रिक पर अप्लाई करते हैं। तो ये हमारे अलग अलग तरह के स्टार्च हैं जिनका यूज़ हम मेन उद्देश्य हमारा ये होता है कि जो हमारा वाइट फैब्रिक है उसमें एक तो अच्छी चमक आ सके, उनमें एक अच्छा कड़ापन ला सके, और दूसरी चीज़ ये है कि उनमें एक तरह की चमक और जो फैब्रिक है वो अट्रैक्टिव लगता है। क्योंकि देखिए, जब आप वाइट कॉटन के जो फैब्रिक है, जो कपड़े हैं, आप उनको कलफ यानी जो स्टार्च लगा हुआ पहनते हैं, तो क्या होता है कि वो एक तरह की आपकी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करता है, यानी कि आपकी जो पर्सनैलिटी है उसको अट्रैक्टिव बनाता है। क्योंकि जो कॉटन के जो हमारे शर्ट्स होती हैं या जो हमारे कुर्ते पजामे होते हैं, उनमें कलफ का यूज़ यानी स्टार्च का यूज़ किया जाता है ताकि वो पहनने वाले व्यक्ति को अच्छा या अट्रैक्टिव बना सके। तो इसलिए स्टार्च का यूज़ किया जाता है कि वो वस्त्र में एक कड़ापन, ताजगी ला सके और सुंदर लग सके। तो जो आज का ये हमारा टॉपिक है स्टिफिंग एजेंट, तो जो हमारा आज का स्टिफिंग एजेंट है यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, और जो इसके टाइप्स हैं यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। इसके आगे मैं आपको इसके मेथड्स बताऊंगी कि जो इनके मेथड्स हैं किस किस तरीके से आप इन मेथड्स को यूज़ कर सकते हो।